अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म। बेसिकली मैग्नेटिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सम स्पेसिफिक मेटल्स जिनके अंदर डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब डोमेन्स सारे मेटल्स में एग्जिस्ट नहीं करते। ये कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ मेटल्स हैं जिनके अंदर डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन मेटल्स को हम फेरस कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिनमें डोमेन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ द ग्रुप, आप कह लें ग्रुप ऑफ द एटम्स कह लें, विद द सेम स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डोमेन्स है, ठीक है ना। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी स्पिन सेम है। ये मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये डोमेन्स अभी अलाइन नहीं है, लेकिन अगर इनको अलाइन कर दिया जाए, मतलब इनकी सबकी डायरेक्शन सेम हो, तो फिर आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना वो मैग्नेट बन जाता है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म जो है वो डोमेन्स की वजह से होता है, ठीक है। और ये डोमेन्स जो होते हैं ये मैग्नेट के अंदर यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म शो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डोमेन परमानेंटली अगर आप इनको अलाइन कर देते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। लेकिन सम टाइम ये डोमेन टेम्पररी जो है वो अलाइन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आप आयरन पीस को किसी मैग्नेट के पास लेकर जाते हो, तो उसके अंदर के डोमेन्स जो हैं वो टेम्पररी, जिसे कहते हैं, अलाइन हो जाते हैं उस वक्त तक जब तक वो उसके मैग्नेट की फील्ड के अंदर आता है। तो उस वक्त तक वो जो मैग्नेटिज्म उसमें होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहलाता है आपके पास जो मैग्नेटिज्म होता है। तो यू कैन सी हियर, तो ये हमारे पास मैग्नेटिज्म, लेकिन है मैग्नेटिज्म उन्हीं मेटल की प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर डोमेन्स होते हैं। अब जो मुख्तलिफ मेटल्स हैं, लाइक जिंक है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, इनके अंदर ये तो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। इवन कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब ये हम बात करते हैं इनमें सॉफ्ट, अब आयरन और स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील इज़ ऑल्सो, अब ये भी आयरन ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ हम परसेंटेज कार्बन की ऐड कर देते हैं तो स्टील बन जाता है। तो स्टील के जो डोमेन्स हैं वो एक दफ़ा अगर अलाइन हो जाते हैं तो उनको आप आसानी से डी अलाइन नहीं कर सकते, यानी कि वो एक अच्छा मैग्नेट बनता है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एक तो उसको अलाइन करना मुश्किल होता है, उसकी फिर अलाइनमेंट को ख़त्म करना भी मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जो आयरन है इसके जो डोमेन्स हैं वो बहुत जल्दी अलाइन होते हैं और बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, डी अलाइन भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और ये अपना मैग्नेटिज्म को रिटेन नहीं रख पाता, बहुत जल्दी लूज कर बैठता है। और इसी वजह से हम इसको ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन स्टील को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। और ये जो इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक पोल्स को रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे चार्जेस हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने शो करूँ थोड़ा सा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं हमेशा नॉर्थ पोल से निकल रही होती हैं और वो साउथ में एंटर हो रही होती है। इनको ट्रेस करने के लिए हम एक कंपस यहाँ यूज़ करते हैं। कंपस खुद एक मैग्नेट होता है और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ को रिपेल करता है और नॉर्थ पोल इधर चला जाता है। जिस साइड पे नॉर्थ पॉइंटेड होता है वहाँ पे हम एक पॉइंट लगाते हैं और कंपस को यूज़ करके इसको हम प्लॉट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ये आप देख भी सकते हैं, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया भी कैसे प्लॉट किया गया और एक्सपेरिमेंट लैब में भी आपने परफॉर्म किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये नॉर्थ से निकल रही होती हैं और ये साउथ में एंटर हो रही होती हैं। इनकी डायरेक्शन हमेशा, जहाँ ये करीब होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है, जहाँ जहाँ ये दूर होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक होती चली जाती है, ठीक है जी। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हम ये बात कहते हैं कि अब अगर नॉर्थ है और ये भी यहाँ से भी कहीं भी नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ को रिपेल करेंगे, यानी कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होंगी। ये रिपेल कर रहे होते हैं और ये वाला पॉइंट जो है न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, यहाँ से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, ठीक है जी। लेकिन अगर आप बात करते हैं एक नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वहाँ पर ये इस तरह से होती हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही होती हैं और साउथ पोल में एंटर हो रही होती हैं, ठीक है गाइस। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। जब हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आ जाता है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करती है। अब मेटल को चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें नॉन मेटल को चार्ज करना हो तो जैसे हम उन्हें रब करते हैं, रब करने पर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जब हम बात करते हैं तो इंडक्शन मेटल के साथ की जाती है, जिसमें हम मेटल को चार्ज करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्क है,
अब इसको हमने चार्ज करना है मेटल प्लेट्स को, तो हमने अगर चार्ज करना है तो यहाँ पर हम एक ऐसा काम करेंगे कि कोई चार्ज बॉडी इसके करीब लेकर आएंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज लेकर आ गए इसके पास। तो नेगेटिव चार्ज ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको अर्थिंग के ज़रिए भी ख़त्म कर सकते हैं। इसकी अर्थिंग करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास चार्ज जो है इसकी भी फील्ड होती है और एक रीजन होता है जिसके अंदर ये किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। वो रीजन जो होता है हमारे पास उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो कंडक्टर, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जिस तरह से अभी मैंने बताया आपको, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं टूवर्ड द साउथ पोल, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो रही होती हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी कि अगर हम इनकी डायरेक्शन की बात करें तो दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती हैं और नेगेटिव की चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। सो गाइस, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल करंट के बारे में। तो करंट की बेसिक इक्वेशन आप जानते हैं, चार्ज ओवर टाइम है, फ्लो ऑफ द चार्ज इन 1 सेकेंड है। और करंट में यू कैन सी कि जब चार्ज फ्लो करता है तो ये हमारे पास दो तरह से हम इसके बारे में बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, जिसको आपके पास रेड एरो से दिखाया गया है, और ग्रीन एरो जो शो कर रहा है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। और अगर हम रेशो मेथड लगाएं और रेशो मेथड लगा के हम यहाँ से चार्ज फाइंड करें, तो अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज कूलम जो है 1.6 टाइम 10 की पावर -19 है, तो बताएं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो आप रेशो मेथड से निकाल सकते हैं और वो आप बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कहीं पर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की या वोल्ट्स की, तो वोल्ट बेसिकली क्या है, देखें जब भी चार्ज अगर मूव करें तो चार्जेस को कहीं से एनर्जी मिल रही है तो वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल रही है तो वो मूव कर रहे हैं। और एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है वो बैटरी जो है, जिससे आप सेल यूज़ करते हैं, सेल लगाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है जो उन्हें मोटिवेट करती है मूव करने के लिए। वो जो एनर्जी सप्लाई होती है, वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं मूव करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 1 कूलम चार्ज को जो फोर्स मिलती, जो एनर्जी मिलती है मूव करने के लिए सर्किट में, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से ज़ाहिर है जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर आपके पास सर्किट में हर पॉइंट टू पॉइंट एनर्जी कम होती चली जाती है इलेक्ट्रॉन की। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हमने लगा दी हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ फॉर एग्जांपल जस्ट लेट्स सपोज यहाँ पे आपने कुछ रेजिस्टर्स लगा दिए हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो जो एनर्जी इस पॉइंट पे होगी जिसको मैंने सर्कल किया है, ऑब्वियसली वो एनर्जी यहाँ नहीं होगी और फिर यहाँ पहुँच के भी एनर्जी कम हो रही होगी। तो हर पॉइंट पे एनर्जी डिफरेंट है, हर पॉइंट पे एनर्जी हमारे पास डिफरेंट है। तो अगर आपने इस पॉइंट पे एनर्जी इनके दरमियान का डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे आप इस तरह से वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल का डिफरेंस बताएगा कि उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया। ये एनर्जी डिफरेंस है। इसकी इक्वेशन भी देखना आपके सामने लिखी हुई है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये आपको एनर्जी ओवर चार्ज बताता है, यानी कि कितने जाउल्स पर कूलम, यहाँ पे जो एक कूलम ने कितने जाउल्स एनर्जी जो है वो कंज्यूम की है, या एक कूलम चार्ज ने यहाँ पे कितने जाउल्स एनर्जी यूज़ की है मूव करने में। तो ऑब्वियसली फिर उसकी एनर्जी कम हो गई होगी। तो इसको जाउल्स पर कूलम भी कहते हैं, इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो चाहे आप ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, चाहे आप वोल्ट निकाल तो चाहे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी यही इक्वेशन यूज़ होगी। लेकिन वहाँ पे वो एनर्जी यूज़ होगी जो सप्लाई की जाती है, बैटरी सप्लाई करती है, और यहाँ पे वो एनर्जी आती है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंज्यूम हो जाती है। तो बस दोनों में इतना डिफरेंस है, बाकी इक्वेशन सेम है। अच्छा, अगर आपने इनकी दोनों की रेजिस्टेंस है R1 R2, इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल दी है, तो आप क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे जैसे ये आपके सामने इक्वेशन में दिखाया गया है। याद रखिएगा वोल्ट डिफरेंट हो सकता है लेकिन करंट दोनों से सेम पास करेगा अगर रजिस्टर्स सीरीज़ में हो, तो ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर्स पैरेलल में लगाए गए हैं तो फिर आपके पास करंट को गुजरने के लिए अलग अलग वे मिल जाते हैं, दो रास्ते मिल जाते हैं।
तो ज़्यादा करंट वहाँ से गुजरता है जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है, और कम करंट वहाँ से गुजरता है जहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जहाँ से ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है वहाँ करंट का फ्लो कम हो जाता है। लेकिन पैरेलल में जो वोल्ट मिलता है दोनों को वो सेम मिलता है, ठीक है ना। ये बात आपने काइंडली अपने माइंड में रखनी है। और जिसी तरह से जब आपने फाइंड करना हो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये वाला फार्मूला है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आप फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला जिससे ओहम्स लॉ भी कहते हैं, आप वहाँ से निकाला गया है V इज इक्वल टू IR, और ओहम्स लॉ जो है वो आपको बताता है कि वोल्ट और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है। लेंथ के साथ इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आप देख सकते हैं। ओहम रेजिस्टेंस के लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। मटीरियल पे भी डिपेंड करती है। अच्छे कंडक्टर होते हैं उनकी कम रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जहाँ पे ये ओहम्स लॉ को फॉलो करता है आपके पास कोई भी कंडक्टर, तो आप देखें वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। ये बता रहा है कि ये आपके पास वोल्ट और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनको ओहमिक डिवाइस कहते हैं। लेकिन जो राइट साइड पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये वाला, ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। ये बता रहा है कि वोल्ट तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन करंट भी उतना तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं आ रहा। ये फिलामेंट लैंप हो सकता है आपके पास, क्योंकि फिलामेंट लैंप जो होते हैं जिनमें फिलामेंट यूज़ होता है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मुश्किल होती है, करंट कम हो जाता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो ग्राफ बनता है, जहाँ पे अगर आप वोल्ट बढ़ाएं तो उनका करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर्स में होता है, जिसे हम थर्मिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मिस्टर के केस में ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसी तरह LDR के केस में ये होता है जब लाइट बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। वहाँ पे दोनों का रिलेशन, एक का टेम्परेचर का, एक में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है, और दूसरे LDR में लाइट का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। इनके दोनों रिलेशन इन्वर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो पहले पावर देख लें। पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द वोल्ट एंड करंट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है VIT। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि पावर VI के भी इक्वल है। पावर जो आपके पास होती है वो एक और फार्मूला है जिसे आप जानते हैं अच्छी तरह, I²R, ये भी होता है, और V²/R भी है। इसी तरह से अगर आपने VIT यूज़ किया तो वो भी ठीक है। अगर आप I²R इसको T से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी ठीक है, और V²R ये भी पावर है, इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी ठीक है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। तो फ़र्क इतना है कि पावर ही के फार्मूले में सिंपल आप पावर की वैल्यू को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि एनर्जी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। और यही वजह है कि हमारे पास जो एनर्जी पावर इनटू टाइम है, तो पावर अगर किलोवाट में हो और टाइम आवर्स में हो तो ये एनर्जी के यूनिट्स बन गए किलोवाट आवर। ये नए कमर्शियल यूनिट्स हैं, इनको हम एनर्जी यूनिट्स कहते हैं। और ये आपके पास सिंबल्स हैं कुछ, और सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये आप देख सकते हैं यहाँ सेल का सिंबल है, ये बैटरी है। बैटरी दो या दो से ज़्यादा सेल पे बेस करती है। पावर सप्लाई है, ये अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई है। ये आपके पास कंडक्शन, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चले गए हैं हम, एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। जस्ट वेट 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 अच्छा जी, हम चलते हैं वापस। यस, ये हमारे पास सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। फिक्स रजिस्टर्स का देख लें। थर्मिस्टर का सिंबल आमतौर पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, सिंबल्स आपके माइंड में होने चाहिए। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल देख लें आप किस तरह का है, एरो है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर देख लें, इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, हीटर का सिंबल देख लें। ये सिंबल आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है ना। सिंबल आपको याद होने चाहिए सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये देख लें आप, स्विच का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, ये अर्थिंग का सिंबल है, इलेक्ट्रिक बेल है, बजर। माइक्रोफोन खरीदना नहीं आता, लाउड स्पीकर है, मोटर है, जनरेटर का सिंबल है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वानोमीटर है, पोटेंशियल डिवाइडर है, रिले कॉइल का सिंबल है, यस ट्रांसफार्मर है, डायोड का सिंबल आप देख सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड है, फ्यूज़ है। ऑसिलोस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है। अब गेट्स के सिंबल आपके साथ पहले डिस्कस हो चुके हैं। एंड गेट है, और गेट है, फिर उसके बाद नैंड आ गया है, नॉर आ गया, और फिर नॉट आ गया। देन ये रिले स्विच है। रिले स्विच आपका क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही इसमें से करंट पास करता है तो ये आपका मैग्नेट बन जाता है। एक साइड इसका नॉर्थ, एक साइड इसका साउथ, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही ये शाफ्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये साइड ऊपर की तरफ उठती है और ये जॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं और एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम हाई वोल्ट्स को डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करना चाह रहे होते, तो वहाँ पर फिर हम रिले स्विच यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू।
डायोड्स हमारे पास क्या काम करता है ये देख सकते हैं आप कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को जो है ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल बना देता है। इसमें जो नीचे वाला लूप आपको नज़र आता है ये वाला, ये इसको ख़त्म कर देता है ये वाला लूप। क्योंकि होता क्या है कि ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है जी, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये कंडीशन कब आती है, जब इस लूप में आती है। तो फिर ये जो मैंने ब्लू से किया ये इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, ये इसको ख़त्म कर देता है लूप को, तो आपको ये नहीं मिलता। ये उस वक्त वर्क करता है जब पॉजिटिव इसका पॉजिटिव के साथ हो, नेगेटिव नेगेटिव के साथ हो, तब इसमें से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग कंडीशन है, ये ऑन ऑन होता है उस वक्त। फिर ये अब इसमें से इस वक्त करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये ऑफ है। फिर जब दोबारा से एक लम्हा आता है कि ये पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, फिर इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। फिर वो लम्हा जब आता है कि ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, उस वक्त करंट फ्लो नहीं करता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसमें से फ्लो कर रहा है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर गाइस। दैन कुछ डेंजर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, डैमेज इंसुलेशंस जो होंगी उनसे आप अवॉइड करें। ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए केबल्स में। पता चले कि ज़्यादा आप करंट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद इंसुलेशन बर्न हो सकती है और वहाँ पे जो है वो आप आग भी लग सकती है उसकी वजह से। डैम्प कंडीशन के साथ हरगिज़ यूज़ ना करें क्योंकि वेट हैंड की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और करंट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ दोनों ही एक्सेस करंट को सप्लाई होने से रोकते हैं, लेकिन एक आपका डिस्पोजेबल होता है। जैसे फ्यूज़ अगर आपका ये वायर बर्न हो जाता है तो उसको रिमूव करना पड़ता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को आप रीसेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक सर्किट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये आपके पास अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये मैग्नेट स्ट्रांग होता है, जब आप ये देख रहे हैं कि ये मैग्नेट आपके पास जब करंट इसमें से ज़्यादा फ्लो करता है तो यहाँ पे ये मैग्नेट बन जाता है और ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो ये देखें कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और इन कनेक्शन के ब्रेक होने की वजह से फिर ये करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक रीसेट बटन होता है, हम उसको डायरेक्ट रीसेट करते हैं और दोबारा मिला देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेस करंट फिर गुजर रहा है तो फिर वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। और इस तरह से ये सर्किट ब्रेकर आपका वर्क करता है। अर्थ वायर हमेशा मेटल सरफेस के साथ टच होता है कि कभी अगर मेटल सरफेस में करंट आ जाए तो वो उस मेटल सरफेस से होता हुआ अर्थ में चला जाता है। जबकि लाइव वायर आपका सर्किट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। न्यूट्रल वायर करंट को वापस फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 0 वोल्ट होता है आपका न्यूट्रल वायर जो होता है। अर्थ वायर भी 0 वोल्ट होता है लेकिन वो मेटल सरफेस को टच करता है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस।